नाज़रीन, हमारे आज के इस आखिरी प्रोग्राम की बड़ी ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो अपने सियासी मुखालफिन को NRO ना देने के दावे किया करते थे और यहाँ तक कहा करते थे कि मर जाऊँगा लेकिन सियासी मुखालफिन को ना NRO दूँगा ना उनके साथ बैठूँगा। अब जो ख़ान साहब पे मुश्किल वक्त आया है, वज़ारत उज़्मा नहीं रही, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नहीं रही, वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं रहा और पंजाब की हुकूमत भी चली गई। KP की हुकूमत का भी अपने हाथों से ख़ात्मा कर दिया। कश्मीर में भी अपना जो वज़ीर आज़म था वो भी गया, हुकूमत भी गई। GB में भी मामला जो है वो हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ख़ान साहब ने मायूसी के आलम में बिला आखिर NRO मांग लिया है। और NRO के नाज़रीन, जिस अहम शख्सियत को ख़ान साहब ने पैगाम दिया कि डील करो और मुझे निकालो, इस पैगाम को सुनने के बाद उस अहम शख्सियत ने तंज़िया अंदाज में क्या जवाब दिया, एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए दो बड़ी अहम ख़बरें, इनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से जो दो बड़ी ख़बरें हैं साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब के हवाले से, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले नाज़रीन, जो तोशा खाना का नीचे ट्रायल कोर्ट पे फैसला हुआ, ख़ान साहब ने वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ख़ान साहब की दरख्वास्त के ऊपर फैसला सादिर फरमाया तो पहले तो नून लीग की तरह उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी, PTI के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कोहराम बर्पा किया गया, खुशियाँ मनाई गई कि देखें जी, झूठा मुकदमा था ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना का, आज हमारी फ़तेह हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ान साहब को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जब तहरीरी फ़ैसला सामने आया तो पता चला कि ये तो जज साहब ने निचली अदालत से, ट्रायल कोर्ट से कहा है कि ख़ान साहब के जो एतराज़ात हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो तोशा खाना की कंप्लेंट है काबिल समात है या काबिल समात नहीं है। 7 रोज़ के अंदर निचली अदालत को रिमांड करके उस दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म सादिर फरमाया है। तो उसके बाद फिर जो है वो परेशानी बढ़ गई और यहाँ तक परेशानी बढ़ी कि जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे थे, जिसके ऊपर जो है वो खुशी मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ खाई जा रही थी, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हो चुकी है। आज आखिरी दिन था, मौजूदा जो हफ़्ता है उसका आखिरी वर्किंग डे। सुप्रीम कोर्ट हफ्ते के रोज़ भी खुली होती है, कोर्ट्स नहीं होती, लेकिन इंतज़ामी साइड के ऊपर काम चल रहा होता है। फाइलिंग मुख्तलिफ़ केसेस की जो है वो जारी सारी रहती है। तो आज भी ये ख़ान साहब का जो तोशा खाना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील थी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। और आपको पता है कि आज तोशा खाना अदालत के जो जज हैं दिलावर हुमायूं साहब, उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जो एतराज़ात है ख़ान साहब के, और 12 जुलाई को उनके खिलाफ गवाह उनको भी तलब कर लिया है। तो आखिरी जो उम्मीद थी बज़ाहिर आज के दिन तक वो ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी जो मुकदमा था ख़ान साहब का वकील कत्ल केस का, उसमें इजाज़ुल एहसन साहब ने सिफारिश तो कर दी थी कि 3 रुकनी बेंच बना के इसमें इमरान खान साहब की अपील पे समाअत की जाए। 4 जुलाई को इसके मुकदमे की समाअत हुई थी, एक हफ़्ता गुजर गया है। इस केस में भी अभी तक जो 3 रुकनी बेंच की तश्कील होना थी और ख़ान साहब की जो अपील थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, ये भी समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। और यहाँ पे नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि इन दोनों केसेस को लेके पहले इमरान खान साहब ने कंट्रोल टावर की कैसे दौड़ें लगवाईं और फिर कंट्रोल टावर ने ख़ान साहब की दौड़ें कैसे लगवाईं, ये भी एक बड़ी अहम खबर है, लेकिन इस खबर में डिटेल नहीं शेयर करेंगे। अगली खबर में कल के व्लॉग में इस खबर पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बना दी है जिसका सरबराह बिलावल ज़रदारी साहब को बनाया गया है, जिसमें दीगर नून लीग के लोग भी शामिल किए गए हैं, PP के भी हैं, PDM दीगर सियासी जमातें भी हैं, के रहनुमा भी हैं। तो ये कमेटी यहाँ से फैसला ये करेगी कि जो अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में, उसमें क्या पाकिस्तान की टीम शरीक होगी या शरीक नहीं होगी। अब देखते हैं कमेटी क्या फ़ैसला करती है। रियासती सतह पर यह फ़ैसला होना है, आला सतह की कमेटी ने फ़ैसला करना है। लेकिन अगर मेरी राय को पूछेगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जाना चाहिए, डट के जाना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और इस जोश और वल्वे के साथ मुकाबला करना चाहिए कि भारत को भी हराए, बाकी टीमों को भी हराए और वर्ल्ड कप पाकिस्तान चले जीत के ना आए, ऐसी बेहतरीन कारकर्दगी वहाँ पे पेश करे कि भारतीय जो शायकीन हैं, दुनिया भर के जो शायकीन वहाँ पे आएंगे, वो भी जो है वो बल्ले बल्ले पाकिस्तान टीम के बारे में करें। अगली खबर नाज़रीन वो है इमरान खान साहब के जो साथी होने का, बल्कि करीबी साथी होने का दावा किया करते थे, इजाज़ुल हक साहब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, उनके खिलाफ नाज़रीन
1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FIA ने दर्ज कर लिया है। और ये नाज़रीन जो FIR दर्ज की गई, इसमें सिर्फ इजाज़ुल हक साहब को नहीं बल्कि इसके साथ 23 दीगर अफराद हैं, उन्हें भी इस FIR में जो है वो एक्यूज़ के तौर पे जो है वो नामजद किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन 10 जुलाई को जो लाहौर हाई कोर्ट है, जिसमें PTI के लोगों की तरफ से JIT को चैलेंज किया गया था, वो JIT जिसमें जब पुलिस के एहलकार खान साहब के घर जा रहे थे नोटिस की तामील के लिए, वहाँ पर पेट्रोल बम गिराए गए और वहाँ पे तोड़फोड़ हुई, क्लैश हुआ PTI के कारकुनान और पुलिस के माबैन। उन तमाम मामलात की तहकीकात के लिए JIT बनी थी, वो JIT ठीक थी, गलत थी, दुरुस्त थी, इस हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर 10 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट फैसला सादिर फरमाने जा रही है। वैसे नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा फैसला आने की तवक्को है अगले हफ्ते। वो फैसला कौन होगा उस पर भी अगले व्लॉग में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो NRO वाली ख़बर है। ये NRO खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने थे और जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए तो खान साहब की ज़बान पे एक ही रट थी, एक ही जुमला बार बार खान साहब अपने कारकुनान को सुनाते थे, अपने सपोर्टर को सुनाते थे, अपने पार्टी के रहनुमाओं को सुनाते थे, और फिर नाज़रीन वही जुमला खान साहब का अल्टीमेटली उनके गले पड़ गया। क्योंकि इस तरह के जो सनसनीखेज़ जुमले होते हैं कि अपने सियासी मुखालिफ को NRO नहीं दूंगा, इनको जेलों में डालूंगा, जेलों में सहूलत नहीं दूंगा, इनके AC उतार लूँगा, घर का खाना नहीं दूंगा, तो इस तरह के जब खान साहब बातें किया करते थे NRO ना देने की, तो उस वक्त भी लोग कहा करते थे कि ये NRO देने वाला खान साहब आप बात ना किया करें, जिसने NRO देना होता है अगर वो NRO दे दे तो आपके पास तो अख्तियार ही नहीं। और फिर हमने देखा कि जब वजारत उज़्मा खान साहब के हाथ से गई तो खान साहब ने अपनी बेबसी का इजहार करना शुरू कर दिया कि मैं तो बेबस था, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, मैं तो कठपुतली था, मैं तो बस वहाँ पे उस सीट के ऊपर बैठा था, फैसला या जो अख्तियारात थे वो तो किसी और के पास थे। तो खान साहब ये दावे करते रहे। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि खान साहब वजारत उज़्मा से बाहर आ गए, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो गई और ख़ान साहब को वज़ीर आज़म ऑफिस छोड़ना पड़ा, वजारत उज़्मा की कुर्सी छोड़नी पड़ी, और ख़ान साहब वज़ीर आज़म हाउस के उस बड़े जो तज़ीन व आराइश का एक आप कह लें महलुमा जो एक घर है वज़ीर आज़म का, वहाँ से निकले और ख़ान साहब जो है वो सड़कों पे आ गए। और फिर एक वो मकाम भी आया कि ख़ान साहब जो है, ख़ान साहब के बारे में कहा जाने लगा कि ख़ान साहब जो है वो रेड लाइन है। और अब नाज़रीन हालात ये आन पहुँचे हैं कि जो ख़ान साहब कहा करते थे कि डट के मुकाबला करूँगा, बेशक मुझे वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया है लेकिन मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊँगा। जो मेरे सियासी मुखालिफ अब हुकूमत में आए हैं, इनके हत्याकांडों का, इनके सियासी इंतकाम का मैं, खान साहब कहा करते कि मैं सामना करूँगा। अभी भी चंद दिन पहले भी खान साहब कह रहे थे कि स्पोर्ट्समैन हूँ और आखिरी बॉल तक खेलूँगा। वैसे जो खान साहब की आखिरी बॉल खेलने वाली लॉजिक है, एक व्लॉग में पहले भी बात कर चुका हूँ, अब चलें दोबारा से बात कर लेते हैं। कुछ और नए नाज़रीन भी हमारे साथ जो है वो शामिल हो गए होंगे। अभी जो आखिरी बॉल तक खान साहब की जो है वो सामना करने वाली साइंस है, अगर आखिरी 5 ओवर में आपको 80 रन चाहिए हों, 90 रन चाहिए हों, आखिरी विकेट हो और आप ठोक ठोक कर रहे हों, 5 ओवर हैं तो आप जो 5वां ओवर गुजरा है आपने उसमें 6 रन बनाए, आपने जो चौथा ओवर गुजरा उसमें आपने फिर 6 रन बनाए, और जो तीसरा मतलब ओवर गुजरा उसमें आपने फिर 6 रन बनाए, पीछे 2 ओवर बाकी रह गए। तो अब आपने आखिरी 2 ओवर्स में कितने बनाने हैं? 80 में से 18 निकालेंगे, आपको 62 रन बनाने हैं। और फिर दूसरा जो सेकंड लास्ट ओवर है उसमें आपने फिर 6 रन बना लिए, पीछे कितने बचे? पीछे बच गए जो है ये 56 रन आपने बनाने हैं। तो ऐसी आखिरी बॉल तक जो गेम करने का फ़ायदा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब आपको 1 ओवर में 56 रन बनाने हो और विकेट भी आपके पास एक मौजूद हो, तो 1 ओवर में 56 रन तो बन नहीं सकते। तो हुआ नाज़रीन ये है कि आपको इल्म है कि खान साहब ने भरपूर कोशिश की अपोजिशन में आने के बाद कि IMF का मुआहिदा ना हो सके। एक ऑडियो लीक भी आई जिसमें शौकत तरीन साहब थे। ये शौकत तरीन साहब की भी जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है IMF के डेलीगेशन के साथ, उसमें शौकत तरीन साहब की इस ऑडियो का भी जिक्र हुआ, उस पर भी हम आते हैं। शौकत तरीन साहब ने कोशिश की, उनकी ऑडियो भी सामने आई, लेकिन फिर हुआ ये कि IMF के साथ बिला आखिर पाकिस्तान का मुआहिदा हो गया $3 बिलियन का, 3.5 बिलियन डॉलर का। उसके बाद नाज़रीन धुआं कहाँ से उठा? साफ नजर आया कि धुआं या तो ज़मान पाक से उठ रहा है, या जो सोशल मीडिया की PTI की टीम है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़ारों के तार रो रही है, चीखें मारी जा रही हैं, धाड़ें मारी जा रही हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, ये कैसे IMF का मुआहिदा हो गया, हम तो ये मुआहिदा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IMF नहीं करेगा, अब IMF का मुआहिदा हो गया है। तो फिर ये बातें होने लगीं
कि इसकी तफसील दी जाए, कैसे मुआहदा हुआ है, महंगाई का तूफ़ान आएगा, यानी महंगाई तक की बात की गई कि इससे महंगाई आएगी, आवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब जब कल IMF का डेलीगेशन जाके खान साहब को मिला तो IMF के मुआहदे के ऊपर एतराज़ था, तो ना कर देते, IMF को कह देते कि इससे तो महंगाई आएगी, गरीब आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, हम तो ऐसे किसी मुआहदे को इंडोर्स नहीं करेंगे, तौसीक नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब को पता था कि मैंने जो अपने दौरे हुकूमत में IMF के साथ किया और जो मईशत की मैंने हालत बिगाड़ी है, बल्कि मईशत की जो मैंने तबाही की है, उसके बाद ये हमें मुआहदा करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा। तो खान साहब ने किया, लेकिन उसके साथ साथ खान साहब ने कुछ कंडीशन भी लगाई। वो कंडीशन क्या थी, उसमें एक तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दी थी, अंदरूनी कहानी के खान साहब ने ये शर्त रखी IMF के साथ कि आप इस बात को इंश्योर करें, क्या गारंटी है कि मैं इस मुआहदे की तस्दीक करता हूँ तो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में नवंबर में करवा दिए जाएंगे। तो इस पर IMF के डेलीगेशन ने जवाब दिया कि लग तो यही रहा है कि जो हमारे साथ सेटलमेंट की गई है, 9 माह का मुआहदा किया गया है, उसके मुताबिक तो इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएंगे, क्योंकि जो $3 अरब हमने देने हैं, 3-3.25 अरब, उसमें $1 अरब हमने PDM की हुकूमत को देना है, दूसरा जो $1 बिलियन है वो हमने निगरान हुकूमत को देना है, और तीसरा जो $1 बिलियन है या जो 1-1.25 अरब होगा वो हमने आने वाली नई हुकूमत को देना है। ये खान साहब ने कहा कि चलें ठीक है, लेकिन आप गारंटी दें कि इलेक्शन हो जाएगा। तो IMF ने कहा कि हम गारंटी तो नहीं देते, लेकिन जो एक हमें चीज़ नज़र आ रही है, हिकमत अमली जिस तरीके से हमारे साथ डील की है, इलेक्शन बर वक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खान साहब इस पर खामोश हो गए। फिर खान साहब ने जो कंट्री हेड थे IMF के साथ, जो उस डेलीगेशन के साथ गई हुई थी, उनसे कहा कि चले इलेक्शन तो हो ही जाएंगे जैसे आप कह रहे हैं, एक और चीज़ भी है। उन्होंने पूछा कंट्री हेड ने, IMF ने भी, वो क्या बला है जी, और क्या ऐसी चीज़ है? बला को तो मैंने लफ्ज़ निकाल दिया, और ये बला का लफ्ज़ जैसे मेरे मुंह से निकला तो अभी मेरे जहन में वो बात भी ताज़ा हो गई कि अभी जो चंद दिनों पहले 3 साफ़ियों ने जाके मुलाकात की है अपने बंदियाल साहब के साथ, उसके बाद फिर असद तूस साहब ने इंकशाफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। बंदियाल साहब ने जैसे कहा कि उस वीलॉग ने आग लगा दी। तो वो जो दूसरी साइड से जब असद तूर के वीलॉग के बाद जब सदीक जान ने वीलॉग किया और ख़ास तौर पे आबिद अंदलीब साहब ने किया, तो उसके बाद तो फिर जो झगड़ा पैदा हुआ इस बात पे हुआ कि बातें तो ठीक हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया। 99% जो बातें की उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, जो सियाको सबाक था, वो उस तरीके से नहीं था। लेकिन बरल साबित ये हुआ जब आबिद अंदलीब साहब ये कहें कि 99% बातें झूठ थीं, तो मैं तो जब आबिद साहब ये बात करते हैं तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ कि आबिद अंदलीब ने कह दिया है, तो 99% बातें जो है वो असद तूर साहब की बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन बरल बात किसी और तरफ चली गई। खान साहब ने IMF की कंट्री हेड से कहा कि आप दूसरा काम ये करें कि मैंने भी इलेक्शन में लड़ना है, मेरी जमात ने भी इलेक्शन लड़ना है, पॉपुलर हमारी सियासी जमात है, लेकिन ये हमें केसेस हमारे खिलाफ इन्होंने दर्ज कर दिए हैं, सैकड़ों केसेस। खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि मैं इंडोर्स तो कर रहा हूँ प्रोग्राम को, आप हुकूमत को मजबूर करें कि मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं उन केसेस को ख़त्म किया जाए। अच्छा, जब ये बात सुनी अपने IMF की कंट्री हेड ने, वो हैरान हुई। उन्होंने कहा जी इन मुकदमा से हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासी मामलात में तो IMF मुदाखलत भी नहीं करता, बड़ी थोड़ी हद तक होती है, और दूसरा ये जो केसेस हैं इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो हुकूमत को ऐसी कोई बात कर नहीं सकते। तो वो बड़े हैरान हुए कि खान साहब किस किस्म का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर IMF के डेलीगेशन ने खान साहब से ये भी शिकवा किया कि ये जो आपकी माशी टीम के शौकत तरीन साहब हैं, इन पे भी हमें तशवीश है, ये तो बड़े गैर संजीदा किस्म के शख्सियत हैं, आपके वज़ीर ख़जाना थे, इनकी ऑडियो लीक हुई, ये तो जो उसमें KPK और पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे उनसे कह रहे थे कि आप IMF की जो शराइत हैं उनको पूरा ना करें। तो खान साहब ने इस पर पता क्या जवाब दिया? इस पर खान साहब ने कहा कि ये तो तब हुआ था जब तैमूर झगड़ा को और उसके अलावा लगारी साहब को शौकत तरीन साहब ने फ़ोन किया था, तब हम अपोजिशन में हुआ करते थे, हम हुकूमत में आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसमें नाज़रीन जो IMF की कंट्री हेड थे वो हंसी, और तंज़िया अंदाज़ में खान साहब को उन्होंने जवाब ये दिया कि खान साहब ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो आपने अपोजिशन में किया था, जब ये सब कुछ हुआ, ऑडियो लीक हुई, पंजाब और KPK में आपकी हुकूमत थी। तो इस पे फिर बात मतलब एक तो उन्होंने ये कहा कि आपकी हुकूमत थी, और फिर कंट्री हेड ने खान साहब ये भी कहा कि इसी बात के ऊपर कि आपकी हुकूमतें होते हुए आपने ये सब कुछ किया, इसी बात की तो हमें परेशानी और फ़िक्र लाहक है, इसलिए आपके साथ आए हैं कि अब अगर हम मुआहिदा कर लेते हैं, क्या उस मुआहिदे की पासदारी होगी या नहीं होगी, इसी सिलसिले में आपके पास हमारा आना हुआ था
कि हुकूमत जिसकी भी आए लेकिन तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले लिया जाए। तो ये नाज़रीन खान साहब ने किस अंदाज से एनआरओ मांगा, आगे से क्या जवाब मिला, ये सारी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।